नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म फ्री एजुकेशन विद भार्गव सर पर। तो भाई, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात ही है, हम लगातार हरियाणा जीके की जो हमने सीरीज चला रखी है। मैंने आप सभी को बताया था कि शुरुआत में मैं आप लोगों को हरियाणा जीके करवाऊंगा, उसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो सारे सब्जेक्ट हैं लगभग जितना हम कवर कर सकते हैं वो हम करेंगे भाई। तो हमने महाभारत तक तो भाई सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम महाभारत युद्ध के पश्चात पढ़ेंगे भाई। वैसे मैंने आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उससे रिलेटेड जो फैक्ट हरियाणा के बनते थे वो सारे कवर करवा रखे हैं। वो मैंने आपको जो आर्कियोलॉजिकल शोर्स थे वहां भी कवर करवाए थे। और इसके साथ साथ मैंने एक पीडीएफ भी डाल दी थी ताकि कुछ अलग जो पार्ट थे वो कवर हो सके। अब हम पढ़ेंगे महाभारत युद्ध के पश्चात हरियाणा में क्या कुछ घटित होता है, कितने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। तो सारे फैक्ट बड़े ध्यान से पढ़ेंगे भाई। कॉपी पेन उठा लेना भाई, बहुत सारी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। छोटे छोटे टॉपिक होंगे लेकिन काफी महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से निकलेंगे। अब देखो, महाभारत युद्ध के पश्चात क्या होता है आप सभी को ज्ञात है कि भाई क्या होता है। युधिष्ठिर जो होता है वो अधिपति के रूप में गद्दी के ऊपर बैठता है। अब युधिष्ठिर के बाद क्या होता है, युधिष्ठिर के बाद भाई अभिमन्यु का जो पुत्र होता है युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के बाद, तो युधिष्ठिर के बाद कौन गद्दी पर बैठता भाई, तो बैठता भाई कौन, परीक्षित। और परीक्षित कौन था भाई, परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र था। और अभिमन्यु किसका पुत्र था भाई, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता भाई, अभिमन्यु का पुत्र मतलब कौन था, परीक्षित था। और अभिमन्यु किसका पुत्र था, अर्जुन का। तो इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे भाई, हम एक सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे भाई। सीक्वेंस क्या रहेगा भाई, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के बाद देखेंगे कौन गद्दी पर बैठा भाई, परीक्षित बैठ गया। अब यहां से ये फैक्ट पूछ ले कि परीक्षित कौन था, किसका पुत्र था, तो अभिमन्यु का। अभिमन्यु किसका पुत्र था भाई, तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। तो यहां से जो प्रश्न निकलेंगे भाई, वो प्रश्न कौन कौन से निकलेंगे वो ध्यान दे लो भाई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्जुन से संबंधित भाई, ठीक है, अर्जुन से संबंधित फैक्ट आपसे पूछा जाएगा, तो पहला क्या पूछा जाएगा भाई, जो गीता का उपदेश था वो श्री कृष्ण के द्वारा किसको सुनाया गया था, वो अर्जुन को सुनाया गया था। अर्जुन को क्या सुनाया गया था, गीता का उपदेश सुनाया गया था। एक इसके अतिरिक्त आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर अर्जुनायन गणराज्य भाई, अर्जुनायन गणराज्य, ये फैक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अर्जुनायन गणराज्य भाई ये हरियाणा में किस हिस्से में पड़ेगा भाई, हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में। तो खासकर महेंद्रगढ़ रेवाड़ी के इलाके में हमें देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और राजस्थान के कुछ हिस्से में हमें ये देखने को मिलेगा अर्जुनायन गणराज्य। इसके अतिरिक्त भाई ये पता चल गया कि गीता का उपदेश किसने सुनाया भाई, श्री कृष्ण ने सुनाया। किसको सुनाया, अर्जुन को। तो अर्जुन को किस नाम से संबोधित किया था श्री कृष्ण जी ने, पार्थ। बार बार वो बोलता है हे पार्थ, आपने देखा होगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत बार परीक्षा में देखने को मिलता है। तो ये लगभग लगभग फैक्ट आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे भाई, इस अर्जुन का बेटा कौन था, अभिमन्यु। इस अर्जुन का बेटा कौन था भाई, अभिमन्यु। यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, इसका बेटा कौन था, अभिमन्यु। तो अभिमन्यु से रिलेटेड फैक्ट आपको कौन सा देखने को मिलेगा भाई, इस अभिमन्यु से रिलेटेड एक फैक्ट है भाई, हरियाणा के अंदर एक अमीन गांव है। कौन सा गांव है भाई, अमीन। और अमीन गांव कहाँ पड़ता है, ये अमीन गांव पड़ता भाई कुरुक्षेत्र में। कहाँ पड़ता ये अमीन गांव भाई, कुरुक्षेत्र के अंदर। और यहीं पर क्या है भाई, अदिति तीर्थ है। यहीं पर क्या है, अदिति मंदिर या फिर अदिति तीर्थ भाई। ठीक है भाई, अदिति मंदिर या फिर अदिति तीर्थ भाई। यहीं पर क्या हुआ करता था प्राचीन समय में, अदिति वन हुआ करता था। प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, अदिति वन भाई। और इसी अमीन गांव का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया हरियाणा सरकार के द्वारा, अभिमन्युपुर। क्या कर दिया गया भाई, अभिमन्युपुर। ठीक है भाई, आपसे पूछा जा सकता है इस अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, अभिमन्युपुर कर दिया गया। ये सारे फैक्ट हमें पता चल गया भाई। अब हम यहां पर आए हुए थे भाई कि परीक्षित क्या हो गया, गद्दी पर बैठ गया। तो इस परीक्षित की जो मृत्यु हुई थी भाई वो किसके काटने से हुई थी भाई, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो सांप के काटने से हुई थी। कौन से सांप के काटने से भाई, तक्षक सांप के काटने से। इसकी जो कहानी है मैं पहले भी आपको बहुत बार बता चुका हूं भाई। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है श्रृंगी ऋषि भाई,
श्रृंगी ऋषि के बारे में पूछ सकते हैं कि परीक्षित को क्या होता है भाई, श्रृंगी ऋषि क्या देता है, श्राप दे देता है। अब वो श्राप में क्या कहता कि तेरे को तक्षक नामक सांप काटेगा भाई, और श्रृंगी ऋषि के श्राप के कारण ही परीक्षित को क्या काटता है, तक्षक नामक सांप काटता है। अब इस परीक्षित की तो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस परीक्षित की जो राजधानी थी हरियाणा के अंदर, वो पूछा जाता भाई, परीक्षित की राजधानी। तो परीक्षित की राजधानी हरियाणा के अंदर क्या थी भाई, असंध, जिसको प्राचीन समय में असंधिवत भी कहा जाता था। और असंध कहाँ पड़ता भाई, असंध पड़ता है करनाल में। कहाँ पड़ता भाई ये, असंध पड़ता है करनाल के अंदर। तो ये फैक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इस परीक्षित की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता भाई, उत्तराधिकारी। तो इसका उत्तराधिकारी कौन बनता भाई, इसका उत्तराधिकारी बनता है जनमेजय, जनमेजय। ठीक है भाई। तो आपसे पूछा जा सकता है भाई जनमेजय कौन था, तो जनमेजय किसका पुत्र था भाई, जनमेजय परीक्षित का पुत्र था। किसका पुत्र था, जनमेजय परीक्षित का। और जनमेजय, एक बात बताओ भाई, जनमेजय को जब पता चलता है कि तेरे पिता की मृत्यु सांप के काटने से हुई है, और छोटी अवस्था में अगर हमें इस बात का पता चले, तो स्वाभाविक सी बात है बदले की भावना सभी में आएगी। तो इसके अंदर भी बदले की भावना आती है। और ये क्या करता है भाई, ये सर्प दमन यज्ञ करवाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है सर्प दमन यज्ञ किसके द्वारा करवाया जाता है, सर्प दमन यज्ञ। तो सर्प दमन यज्ञ किसके द्वारा करवाया जाता भाई, तो ये जन्मेजय के द्वारा करवाया जाता है। और इस जन्मेजय का संबंध कहां से था, हरियाणा में सफीदों से। बहुत बार ये प्रश्न पूछते हैं भाई, इसका संबंध हरियाणा में कहां से था, सफीदों। क्योंकि ये सफीदों में ही क्या करवाता है, सर्प दमन यज्ञ करवाता है। इसलिए आपको सफीदों का प्राचीन नाम सर्प दमन भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। जितने फैक्ट यहाँ से बनते थे वो सारे मैंने कवर करवा दिए। अब इसकी जो कहानी है मेरी पहले वाली कक्षा में देख लेना भाई। ठीक है, आस्तिक वर्ड जो आया था, मतलब जिस ब्राह्मण ने इस सर्पदमन योग को बंद करवाया था, वो पूरी कहानी मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, वो आप देख लेना भाई। ठीक है, जब मैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स करवाता हूं तो उसमें पूरी डिटेल से मैंने सारी चीजें बता रखी हैं। समझ में आ गया, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? फिर से थोड़ा क्लियर कर देता हूं। महाभारत युद्ध के पश्चात कौन गद्दी के ऊपर बैठता है, युधिष्ठिर। ठीक है भाई। अब युधिष्ठिर के बाद कौन बैठता है, परीक्षित। परीक्षित किसका बेटा था, अभिमन्यु का। अभिमन्यु किसका बेटा था, अर्जुन का। तो अर्जुन से संबंधित फैक्ट पूछ सकते हैं। अर्जुन को गीता का उपदेश किसने दिया, श्री कृष्ण भगवान ने दिया। कहां दिया, कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर नामक स्थान पर भाई। अर्जुन को क्या कहता है भाई, श्री कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं, पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है भाई। अर्जुन से संबंधित एक फैक्ट ये भी पूछा जा सकता है, अर्जुनायन गणराज्य हरियाणा में कहाँ है, तो दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलेगा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और राजस्थान के सटे हुए इलाकों से संबंधित था। उसके बाद इस अर्जुन का बेटा कौन था, अभिमन्यु। अभिमन्यु का संबंध किस गांव से था, अमीन गांव से। अमीन गांव कहाँ पड़ता है, कुरुक्षेत्र में। यहीं पर क्या है, अदिति मंदिर या फिर तीर्थ या फिर अदिति वन। इस अमीन गांव का नाम बदलकर क्या कर दिया हरियाणा सरकार ने, अभिमन्युपुर। अब पूछा जा सकता है इस परीक्षित की राजधानी क्या थी, असंध, जो कहां पड़ता है, करनाल में, प्राचीन नाम असंधिवत। अब परीक्षित की मृत्यु किसके काटने से हुई थी, तक्षक नामक सांप के काटने से। किसने श्राप दिया था, श्रृंगी ऋषि ने। अब इस परीक्षित का उत्तराधिकारी कौन बना, जन्मेजय। जन्मेजय क्या करता है, पूरी सृष्टि के सांपों को खत्म करने के लिए सर्प दमन यज्ञ करवाता है भाई। और कहा, सफीदों में। तो जन्मेजय का संबंध कहां से हो गया, सफीदों से। प्रश्न बहुत बार पूछते हैं। तो सफीदों का प्राचीन नाम भी पूछ सकते हैं, सर्पदमन। तो इस प्रकार के फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। इस सर्पदमन यज्ञ को किसके, मतलब इसको बंद करवाने के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ था, तो इसको बंद करवाने के पीछे आस्तिक नामक ब्राह्मण का हाथ था भाई। तो वो सारी चीजें आपको पहले वाली कक्षाओं में मैंने करवा रखी, तो ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, ये स्लाइड आपकी लगभग कवर होती है। अब भाई ये क्या करता है, जन्मेजय लगभग लगभग 70-80 साल तक भाई शासन करता है, और फिर जंगलों में चला जाता भाई। उसके बाद क्या होता है, इस जन्मेजय का जो पुत्र होता है शतानिक, ठीक है भाई, वो गद्दी पर बैठता भाई। ठीक है, इसका पुत्र कौन होता है, शतानिक भाई, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है। तो उसके बाद हमें हरियाणा के अंदर भाई आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, महाजनपदों के कुछ फैक्ट देखने को मिलेंगे भाई। और महाजनपदों में हरियाणा में जैसे कुरु और पंचाल हरियाणा उसके अंतर्गत आता था, तो वो सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया हमारा भाई।
अब नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, देखो महाजनपद काल भाई। ठीक है, तो यहां पर लिखा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिनमें कुरु महाजनपद भी शामिल था, जिसका विस्तार वर्तमान के हरियाणा सहित दिल्ली एवं मेरठ में था। इसकी राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर। कुरु महाजनपद सहित 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरु निकाय से मिलती है। बौद्ध काल के कुरु और पंचाल महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे। ये पीवाईक्यू है भाई, इसको हल्के में मत लेना, ये प्रश्न बहुत बार आता परीक्षा में। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे फैक्ट। हाँ बेटा, बेटा क्लास लेने दो, क्लास लेने दो, विनतीश ने लेके जाइए। चलो सबको एक बार हेलो हाय कर दो, हेलो हाय बाय बाय भी कर दो। नहीं करेगा भाई, चलो माँ बाप वो देख के आओ फिर आप। यहां तक चीजें क्लियर भाई, सब समझ में आ गया। ये वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, बौद्ध काल के कुरु और पंचाल महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे भाई। अब जो 16 महाजनपद थे वो देख लेते हैं भाई कौन कौन से थे। तो ये 16 महाजनपदों की देखो लिस्ट है पूरी की पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो ये क्या थे भाई, ये 16 के 16 महाजनपद थे भाई। तो इनके बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा महाजनपद था, नहीं था, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर करवा दिया। अब देखो महाभारत काल के बाद गणतंत्रीय व्यवस्था का उदय। हरियाणा में गणतंत्रीय व्यवस्था के संस्थापक संभवतः मौर्य जन ही थे, तो मौर्यों को ही माना जाता है भाई। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, एक तो गणराज्य रह गए हमारे जो हरियाणा से संबंधित थे, एक मौर्य काल के बारे में, शुंग काल के बारे में। तो बहुत सारे फैक्ट आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा भाई। लगभग लगभग मेरा प्रयास रहेगा मैं आपको हर्षवर्धन काल तक सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा भाई आज की परीक्षा में। तो यहां तक चीजें क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट देखिएगा भाई, अब आपको फैक्ट करवाएंगे हम मौर्य काल के बारे में भाई। ठीक है, वैसे मैं इसको बिना किसी स्लाइड के भी बहुत आसानी से पढ़ा सकता हूं, लेकिन इसमें टेम ज्यादा जाया होगा, और टेम का मतलब टाइम। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि मैं आपको ऐसे ही करवा दूं, क्योंकि चीजें तो यहीं पढ़ानी है भाई। ठीक है, तो समय हमारा बच जाएगा। अब देखो मौर्य काल को लेके जो जो फैक्ट बनते हैं भाई। मौर्य काल टाइम पीरियड यहां पर दे रखा 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व भाई। ये जो टाइम पीरियड मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू एचएसएससी है भाई। एचएसएससी ने 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व राइट माना है। वैसे आपको बहुत सारी पुस्तकों में 324 से 182 भी देखने को मिल सकता है भाई। ठीक है, तो 185, तो ये ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद देखें भाई, मौर्य गणराज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को भाई। आपको ज्ञात ही होगा भाई। ठीक है, चाणक्य जी से बहुत सारे मतलब स्टूडेंट बिल्कुल जानते हैं उनके बारे में भाई। चाणक्य नीति हो, कुछ भी बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं भाई। तो आपको पता है भाई होता क्या है, जो नंद वंश का शासक होता था धनानंद भाई, ये क्या करता है भाई, ये चाणक्य का अपमान करता है, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए भाई चाणक्य क्या तैयार करता है, एक योद्धा तैयार करता है, चंद्रगुप्त मौर्य भाई। और यही चंद्रगुप्त मौर्य क्या करता है भाई, नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर किसकी स्थापना करता है, मौर्य गणराज्य की स्थापना करता है। कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है भाई, अब देखो प्रधानाचार्य कौन था उसमें, चाणक्य, यानी कि जिसका नाम क्या था, कौटिल्य भी उसको बोलते थे हम भाई। ठीक है, अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी जिसमें हरियाणा का भी वर्णन मिलता है वो किसने लिखी थी भाई, चाणक्य ने ही लिखी थी, यानी कौटिल्य ने ही लिखी थी। उसके बाद देखेंगे भाई, मौर्य वंश के प्रमुख शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार व अशोक भाई। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय हरियाणा तक्षशिला प्रांत का हिस्सा होता था भाई। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है, हरियाणा किस प्रांत का हिस्सा होता था, तक्षशिला प्रांत का हिस्सा होता था भाई। ठीक है भाई, उसके बाद देखेंगे भाई, इस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या होता है भाई, एक यूनानी यात्री भाई जिसका नाम क्या था, मैक्सथनीज। ठीक है भाई, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आता है भाई, और ऐसा मानते कि हरियाणा में आने वाला पहला विदेशी यात्री इसको माना जाता है भाई। ठीक है, अभी तक हालांकि परीक्षा में ऐसा प्रश्न एक बार पूछा गया था जिसमें ऑप्शन में बाकी कुछ नहीं थे, तो कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी किसी प्रकार की, तो इसलिए ये लाइन दी गई है भाई।
मैग्स्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ये वाली पुस्तक बार बार परीक्षा में पूछी जाती है कि कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। ठीक है भाई। मैग्स्थनीज किसके शासनकाल में आया था भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, लगभग 324 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के शासक धनानंद को हराकर पंजाब व हरियाणा सहित समस्त क्षेत्र पर लगभग 23 वर्ष तक शासन किया। और इसके बाद 302 ईसा पूर्व से उसके पुत्र बिंदुसार का राज रहा। फिर बिंदुसार के शासन के बाद सम्राट अशोक, ठीक है भाई, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसका क्या रहा, शासन रहा भाई। हरियाणा में मौर्य साम्राज्य से प्रभावित क्षेत्र क्या है भाई, हिसार, फतेहाबाद। वैसे तो देखो बहुत सारे क्षेत्र मौर्य साम्राज्य से प्रभावित थे, लेकिन परीक्षा में जब पूछा गया था तो ये दोनों ऑप्शन में दिए हुए थे और दोनों को ए और बी को राइट मान लिया था भाई। ठीक है, तो ये दोनों मौर्य साम्राज्य से प्रभावित क्षेत्र थे हरियाणा के अंदर। अग्रोहा से सम्राट अशोक का स्तंभ भी मिला है भाई। ठीक है भाई, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अग्रोहा से क्या मिला है, सम्राट अशोक का स्तंभ भी मिला है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई, सम्राट अशोक को थानेसर से बहुत लगाव था। उन्होंने यहाँ पर बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया। थानेसर को सम्राट अशोक का पैतृक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, इसका पैतृक क्षेत्र भी कहा जाता है। हरियाणा क्षेत्र में खाप पंचायतें मौर्य काल से राज्य में है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो खाप पंचायतें हैं वो किस काल से हरियाणा में है, तो मौर्य काल से ही भाई ये राज्य में है। एवं महाराजा अशोक के प्रयत्नों से हिसार, करनाल, टोपरा, टोपरा कहाँ पड़ता भाई, टोपरा वर्तमान में पड़ता है यमुनानगर में। कहाँ पड़ता है, यमुनानगर में। तथा थानेसर आदि नगर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। देखो हिसार, करनाल, फतेहाबाद, टोपरा, थानेसर, ये सारे क्या थे भाई, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख केंद्र बन गए थे। अग्रोहा के लोगों ने यूनानियों यानी ग्रीक के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो ये वाला फैक्ट भी बहुत महत्वपूर्ण था भाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी भाई, अग्रवा के लोगों ने की थी यूनानियों यानी ग्रीक के खिलाफ। समझ में आ गया भाई, जो जो फैक्ट यहां से निकल कर आ रहे थे सारे लगभग हमने कवर कर लिए भाई। ठीक है, आगे देखिएगा भाई, अब एक पोलड़ गांव के बारे में बार बार पूछा जाता है, पोलड़ ग्राम भाई। तो पोलड़ ग्राम कहाँ है, कैथल के अंदर। ये मौर्य साम्राज्य के अवशेष यहाँ से मिले हैं भाई। क्या मिले यहाँ पर, मौर्य साम्राज्य के अवशेष मिले हैं भाई। ठीक है, एक थे पोलर भी मैंने आपको पहले वो मैं करवा चुका हूं भाई, हड़प्पा कालीन सतलों के अंदर भी मैंने करवा दिया था, तो उसको भी ध्यान से कर लेना भाई। हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख कौन सा भाई, टोपरा अभिलेख। तो टोपरा अभिलेख कहाँ है, यमुनानगर के अंदर है भाई टोपरा। पहले वाले प्रश्नों के आधार पर हो सकता है अगर यमुनानगर ऑप्शन में ना हो तो अंबाला भी ऑप्शन में मिल सकता है। देखो सम्राट अशोक ने क्या किया, गुजरात की गिरनार की पहाड़ियों से एक स्तंभ बनवाया भाई, और इस स्तंभ पर 7 राजज्ञाएं खुदी हुई हैं। कुल अभिलेखों की संख्या 7 हो गई। इसी के ऊपर 3 अभिलेख किसके देखने को मिलते हैं भाई, बिसल देव विग्रहराज चतुर्थ के देखने को मिलते हैं, जो कि संस्कृत भाषा में है। ठीक है भाई, ये वाला फैक्ट बहुत बार परीक्षा में हमें पूछा गया है भाई। ठीक है, ये वाला फैक्ट बहुत बार पूछते हैं भाई। भाषा संस्कृति, इनसे पता चलता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मल्लेच्छों को पराजित किया था। किसको पराजित किया, मल्लेच्छों को। अशोक के अभिलेख मुख्यतः प्राकृत भाषा में है। राज्य से लगभग 33 अभिलेख या शिलालेख सम्राट अशोक के मिले हैं। तो एक तो टोपरा का अभिलेख हो गया भाई, यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के आ गया। जो ये टोपरा का अभिलेख है भाई, अब ये वर्तमान में ये अभिलेख कहां पर स्थापित है भाई, ये दिल्ली के अंदर है भाई। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो इसकी डिटेल में अभिलेखों के अंदर बहुत अच्छे से कवर करवा चुका हूं कि कौन इसको यहां से निकाल कर दिल्ली ले गया भाई, वहां इसको स्थापित करवाया, किसने इसको सबसे पहले पढ़ा था। सब बातें आपको अभिलेख की कक्षा में मिल जाएगी। ठीक है भाई, आप सर्च कर लेना, हरियाणा से प्राप्त अभिलेख बाय भार्गव सर, यूट्यूब पे भी डली हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई भाई। उसके बाद नेक्स्ट देखना भाई, कुरुक्षेत्र में पुरातात्विक खोज दर्शाती कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। मौर्य वंश की शासन व्यवस्था के प्रमाण जगाधरी के निकट सुग से प्राप्त उत्तरी चमकीले काले मृदभांड, थानेसर के स्तूप तथा हिसार व टोपरा से प्राप्त स्तंभों आदि से मिलते हैं। ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बार बार परीक्षा में पूछते हैं सुग वाला, तो कि कहाँ की पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि मौर्य साम्राज्य हरियाणा के अंदर था। तो
ये वाला प्रश्न इस प्रकार से आएगा, PYQ करवाऊंगा इसी क्लास में, तब देख लेना कैसे पूछा जाता है। हरियाणा के थानेसर में अशोक ने बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक का पैतृक राज्य भी कहा जाता है, ये मैंने अभी कवर करवा ही दिया था भाई। ठीक है, उसके बाद अभिलेखों के बारे में देख लो भाई। मौर्य शासक अशोक के अभिलेख हरियाणा में विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए, जिन पर धम्म लिपि अंकित है। इसी प्रकार का एक स्तंभ हिसार के गुजरी महल में विद्यमान है। इसे अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व प्राप्त है। इसे अशोक की लाट नाम से जाना जाता है। इस लाट के दो भाग हैं, नीचे का भाग चूने का बना जबकि ऊपरी भाग लाल पत्थर से बना है। इस पर मौर्य कालीन ब्राही लिपि का अंकन है। इसकी ऊंचाई है भाई, ये दे रखा है। फतेहाबाद से भी अशोक कालीन एक स्तंभ या लेख की प्राप्ति हुई है, जो ईदगाह के बीच में विद्यमान है भाई। ठीक है, यह स्तंभ हिसार के स्तंभ से मिलता जुलता है। इस स्तंभ पर अशोक द्वारा लिखवाए लेख को काटकर उनके ऊपर अरबी भाषा में फिरोजशाह जीवन संबंधी घटनाएं उत्कीर्ण की गई है। इस स्तंभ का ऊपरी भाग, भाई ये सारी चीजें दे रखी हैं, देखो आप ध्यान से देख लो। अब बौद्ध धर्म से संबंधित अभिलेखों में दिल्ली टोपरा स्तंभ का विशेष महत्व है भाई। ठीक है भाई, मैंने आपको बताया था कि ये पहले देखो, अशोक ने कहा गिरनार की पहाड़ियों से पत्थर मंगवाया, उसको टोपरा में स्थापित करवाया। फिर इसको फिरोज शाह तुगलक क्या करता भाई, इसको ले जाता दिल्ली, और फिर इसका अब नाम क्या हो गया, दिल्ली टोपरा स्तंभ भी हम इसको कहते हैं। टोपरा स्थल अंबाला के समीप स्थित है भाई। यहाँ पर देखो अंबाला लिखा हुआ है। वर्तमान में टोपरा कहाँ है, वर्तमान में टोपरा है यमुनानगर में। कहाँ है भाई, यमुनानगर में, ये ध्यान रख लेना भाई। ठीक है भाई, उसके बाद प्राचीन काल में सम्राट अशोक द्वारा टोपरा स्तंभ को स्थापित करवाया। टोपरा से मिले अभिलेख पर धम्म लिपियां अंकित हैं, इनसे अशोक की धम्म नीतियों का भी पता चलता है भाई। समझ में आ गया। तो ये सारे फैक्ट किसके थे भाई, हमारे मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, गणराज्यों के बारे में। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा योद्धेय गणराज्य के बारे में। यहां से काफी सारे फैक्ट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखिएगा भाई, यह गणराज्य भारत के सबसे बड़े गणराज्यों में से एक था, जिसका केंद्र हरियाणा था। योद्धेय शब्द का उल्लेख 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व से मिलता है। इतिहासकार मानते कि योद्धे इंडो ईरानियन कबीले थे तथा बहुधन्यक क्षेत्र पर इनका शासन था, और इनकी राजधानी खोखराकोट रोहतक थी भाई। देखो भाई, होता क्या है, 5वीं 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है भाई, एक योद्धेय गणराज्य पनपता है भाई, जो बहुत बड़ा गणराज्य था। और इसका जो मुख्य केंद्र हुआ करता था वो हरियाणा में बहुधान्य का क्षेत्र था, जो हरियाणा का प्राचीन नाम भी हमें देखने को मिलता है। तो यहां से एक फैक्ट तो ये बन गया कि युद्धेय काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, बहुधान्य। ठीक है भाई, पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट क्या बन गया भाई, जो कब तक, मतलब कब युद्धेय गणराज्य का प्रभाव था, ये वाला भाई। ठीक है, 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व, ये वाला फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं। फिर आपको पता चल गया कि हरियाणा इसका मुख्य केंद्र था, तो हरियाणा में कुछ विशेष स्थान आपको बता देता हूं। कुछ विशेष जिले हैं, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं भाई भिवानी जिला, ठीक है भाई, सिरसा जिला और रोहतक जिला। इन 3 जिलों के बारे में पूछा जाता है, तो इनके ऊपर क्या था भाई, युद्धेय गणराज्य का प्रभाव देखने को मिलता है। अब जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो खोखरा कोट इसकी राजधानी हमें विद्वान बताते हैं, लेकिन हरियाणा में योद्धेय गणराज्य की राजधानी है वो प्रकर्तनाक यानी कि नौरंगाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या है भाई, नौरंगाबाद, जो भिवानी में पड़ता है। प्राचीन उसका नाम क्या था, प्रकर्तनाक। बहुत सारे विद्वान उसको भी योद्धेय गणराज्य की राजधानी मानते हैं। ठीक है भाई, ये वाला फैक्ट भी आपको देखो यहाँ देखने को मिलेगा। एचएसएससी में पूछे गए प्रश्नों में योद्धेय राजधानी, योद्धेय गणराज्य की राजधानी नौरंगाबाद प्रकर्तनाक मानी गई है, जो बामला के पास है। ठीक है भाई, अब देखो, ऐसा माना जाता है कि योद्धेय गणराज्य की स्थापना युधिष्ठिर के पुत्र योद्धेय ने की थी, लेकिन ऐसा सर्वमान्य नहीं है भाई। इनको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। ठीक है भाई, योद्धेय अपना आराध्य किसको मानते थे, कार्तिकेय को मानते थे। किसको मानते थे भाई, कार्तिकेय को। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, मौर्य साम्राज्य के विघटन के पश्चात योद्धेय गणराज्य के अंतर्गत संपूर्ण हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश व पंजाब के कुछ भाग शामिल हो गए भाई। ठीक है, योद्धाना बहुधान्यक मुद्रा मौर्य साम्राज्य के दौरान की है। ठीक है भाई, पतन के दौरान की है। इस पर मौर्य कालीन लिपि अंकित है भाई। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देखो,
प्रशासनिक दृष्टि से योधेय गणराज्य को दो खंडों में रोहतक एवं सिरसा में विभाजित किया गया। ये वाला प्रश्न काफी बार परीक्षा में आया है कि प्रशासनिक दृष्टि से भाई योधेय गणराज्य को कितने खंडों में विभाजित किया गया, दो खंडों में, रोहतक एवं सिरसा। पाणिनि ने भाई, पाणिनि क्या था, संस्कृत का विद्वान था भाई, अष्टाध्यायी पुस्तक इसी ने लिखी थी। तो इन्होंने योद्धेयों को क्या कहा, आयुधजीवी, जिसका मतलब क्या होता है, युद्ध प्रेमी भाई। ठीक है। प्रशासनिक दृष्टि से कितने खंडों में विभाजित किया भाई, दो खंडों में, रोहतक और सिरसा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा भाई, मौर्यों के राजतंत्र का पतन होने के बाद योद्धेयों में एक शक्तिशाली गणराज्य स्थापित कर लिया भाई। योद्धेय गणराज्य का शासन गणतंत्रीय यानी कि संसद प्रणाली पर आधारित था। इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई। योद्धेय काल में हरियाणा क्षेत्र को बहुधान्य कहा जाता था। ये दोनों फैक्ट मैंने आपको अभी बता दिए भाई। ठीक है। योद्धेय भारतवर्ष में अपनी मूर्तिकला, हस्तकला व ललित कला के लिए प्रसिद्ध थे। योद्धेय काल में रोहतक के ढोल वादक उज्जैन तक प्रसिद्ध थे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है भाई। लुधियाना से प्राप्त मिट्टी की मोहर पर योद्धेय नाम जयमन्याराणम लेख लिखा मिला है। महाभारत के द्रोण पर्व में योद्धेय गणराज्य का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बार बार पूछते हैं भाई, कौन से पर्व में भाई, महाभारत के द्रोण पर्व में किसका उल्लेख मिलता है, योद्धेय गणराज्य का उल्लेख मिलता है। हरियाणा में सिरसा, भिवानी व रोहतक के आसपास का क्षेत्र ज्यादा प्रभाव में रहा, किसके, योद्धेय गणराज्य के ज्यादा प्रभाव में रहा। देखो कितने फैक्ट निकल कर आ गए भाई। ठीक, परीक्षा की दृष्टि से सारी चीजें महत्वपूर्ण, वही चीजें करवा रहा हूं, वरना इसकी इतनी डिटेल अवेलेबल है 10 पेज भर जाएंगे, लेकिन सिर्फ जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूं आपको। कुछ सिक्कों पर भ्राणे देव का भी उल्लेख मिलता है। भ्राणे देव शब्द का जो संबंध है वो कार्तिकेय से माना गया है, कार्तिकेय का सूचक है, जो योद्धेय गण का आराध्य देव था। मैंने आपको बताया था भाई, क्या था आराध्य, ये किसको मानते थे, कार्तिकेय को। तो प्रतीक चिन्ह क्या हुआ फिर उसका, मोर। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि अपना आराध्य किसको मानते थे, कार्तिकेय को, और प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, मोर भाई। ठीक है भाई। एक मतम्यूरक की भी आपसे पूछा जा सकता है, मतम्यूरक लोग किस क्षेत्र में रहते थे। तो मतम्यूरक लोग थे वो रोहतिका यानी रोहतक के आसपास रहते थे, मतम्यूरक, ध्यान रख लेना। योद्धेयों ने प्रशासन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए गणराज्य को संभवतः दो डिवीजन यानी मुख्यालयों में, रोहतक व सिरसा में विभाजित किया हुआ था। सेम लाइन आ गई भाई। अग्रोहा से मिले मुद्रांक, यानी अग्रोहा से एक ऐसा मुद्रा या मुद्रांक मिला है भाई, ठीक है, जिसके पता क्या चलता है कि योद्धेय गणराज्य में आधुनिक संसद जैसी, यानी कि जो अभी मैंने करवाया था, क्या थी, व्यवस्था थी, जहां सभी सांसद मिलकर एक अधिनायक चुनते थे जिसे महाराजा कहा जाता था, और उनके महाराजा को महाक्षत्रिय कहा जाता था, जो सबसे शक्तिशाली होता था। तो देखो कितने सारे फैक्ट यहां पर निकल कर आ गए भाई। ठीक है। उसके बाद योद्धेय गण के जो सिक्के हैं वो सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र में 19वीं शताब्दी में कनिंगम को मिले थे। वैसे आपको बता देता हूं 1834 में सहारनपुर में कैप्टन कोटले को भाई योद्धेय गणराज्य के सिक्के मिले थे, लेकिन बात जब हरियाणा की आती है तो हरियाणा में इनके जो सिक्के हैं वो कनिंगम को प्राप्त हुए थे भाई। रोजर्स महोदय को हांसी और खरकोदा से योद्धेय गण के सिक्के मिले भाई। रोहतक के खोखराकोट के टकसाल से वर्ष 1936, या फिर परीक्षा में क्या मिलेगा 1938 भाई, दोनों में से कोई डेट भी मिल सकती है। जीवाश्म वैज्ञानिक बीरबल साहनी, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई ये, जो आज तक आपने शायद ना पढ़ा हो। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये क्या करता, देखो एक ऐसा मुद्रांक मिला है जिससे योद्धेय गणराज्य के सिक्के ढाले जाते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि योद्धेय गणराज्य के सिक्के ढालने का साचा कहां से प्राप्त हुआ है, तो वो खोखराकोट से प्राप्त हुआ है। और बीरबल साहनी ने इसका जिक्र किया है कहां, द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग कॉइन्स इन द एशियंट इंडिका नामक पुस्तक में इन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है। ठीक है, उस किसके बारे में, उस सांचे के बारे में जहां सिक्के ढाले जाते थे, कि सारे संसार में जो टकसालों में मुद्राओं के बनाने की प्राचीन सामग्री प्राप्त हुई है, उन सब में से रोहतक से प्राप्त, रोहतक यानी कि खोखराकोट से प्राप्त, ठीक है भाई, सामग्री सर्वोत्तम है, सबसे मूल्यवान है और सबसे महत्वपूर्ण है। देखो कितनी बड़ी बात है, और ये फैक्ट बार बार परीक्षा में आता, अब भी आया हुआ था भाई। ठीक है, अभी हाल फिलहाल भी ये कुछ पहले परीक्षा में पूछा गया था। योद्धेयों के सिक्कों पर भ्राणादेव शब्द का प्रयोग कार्तिकेय के लिए हुआ है, और योद्धेयों का प्रतीक चिन्ह क्या हो गया, मोर। ये बातें मैं आपको सारी बता चुका हूं भाई।
जितने प्रश्न आज तक बनते थे योद्धेय गणराज्य से, सारे A to Z मैंने कवर करवा दिए स्लाइड के अंदर भाई। अब ये मत कहना कि सर इसके PYQ और करवा दो, PYQ तुम लगा के देख लेना, सब कुछ कवर होगा। उसके बाद देखेंगे भाई, योद्धेय गणराज्य में कुषाण शासकों विम, कडफिस, कनिष्क, हुइस्क और वासुदेव के सिक्के भी मिले हैं भाई। अर्थात इस क्षेत्र में कुषाण शासन भी क्या था, अस्तित्व में था। योद्धेय और कुणिदों ने मिलकर कुषाण शासक वासुदेव को पराजित किया। विक्रमदक्ष पहला कुषाण शासक जिसने योद्धेयों को हराया भाई। प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर अनंत सदाशिव अल्तेकर का कहना है कि योद्धेयों ने कुणिद और अर्जुनायन आदि गणराज्यों का संघ बनाकर कुषाणों को पराजित किया था भाई। किसको पराजित किया था, कुषाणों को पराजित किया था। ये वाला फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है भाई, काफी बार परीक्षा में आता है। इसका क्या देता है भाई, एक प्रूफ भी देता है। देखो, इस विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए योद्धेय ने विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए जिन पर योद्धेय गणस्य जय अर्थात योद्धेय ने शत्रु पर विजय प्राप्त की लिखा था। युद्धाना जयमंत्रम धराणाम वाले सिक्कों से भी इसकी पुष्टि होती है। अंतिम कुषाण शासकों का सिक्का इस क्षेत्र में न मिलना यह सिद्ध करता है कि योद्धेयों ने समय को कुषाण शासकों से मुक्त कर लिया था भाई। गुजरात के महाक्षत्रप रुद्रमान ने 150 ईस्वी के आसपास अपने एक अभिलेख में योद्धेयों को हराने की बात कही थी भाई। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के हाथों परास्त होकर योद्धेय अपनी सत्ता खो बैठे और गुप्त साम्राज्य में उनके राज्य का विलय हो गया। तो किससे परास्त होकर भाई, समुद्रगुप्त से, यानी कि गुप्तों से हार गए तो फिर इसका उनमें क्या हो गया, विलय हो गया। तो ये सारे फैक्ट किसके थे भाई, योद्धेय गणराज्य के। ये आपको PDF में मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना भाई। अब हम बात करेंगे अगर गणराज्य की। तो अगर गणराज्य कहाँ विद्यमान था भाई, ये अगरोहा इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, देखो, अगरोहा को राजा अगरसेन ने बसाया जिसको अग्रवाल जाति का आदि पुरुष माना जाता है। यानी अग्रवाल समुदाय या फिर वैश्य समुदाय का आपसे पूछ ले उद्गम स्थल भाई, तो कौन सा हो गया, अगरोहा। अगरोहा कहाँ पड़ता है भाई, अगरोहा पड़ता है हिसार के अंदर भाई। कहाँ पड़ता है ये, हिसार के अंदर। ठीक है भाई। कुछ इतिहासकार मानते कि अगरोहा संस्कृत नामक अगरोदक का अपभ्रंश है, यानी किसी का नाम है। प्राचीन काल में यह तक्षशिला से मथुरा जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित था। कौन, अगरोहा। अगरोहा नामक जो स्थान था, ठीक है भाई, कहां स्थित था, तक्षशिला से मथुरा जाने वाले व्यापारिक मार्ग पर। हरियाणा का एक प्रमुख गणराज्य अगर गणराज्य था और इसकी राजधानी अगरोहा थी। इस बात का हमें कहां से पता चलता है, अगरोहा व बरवाड़ा से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं भाई। अगर गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं अगरोहा व बरवाड़ा से। ठीक है भाई, उनसे भी क्या पता चलता है कि यहां पर अगर गणराज्य विद्यमान था। बौद्ध ग्रंथ महामातुरी में इस गणराज्य को अगरोदक कहा गया है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसको अगरतय, अगाचे या फिर अगलपुर भी कहते थे भाई। ठीक है, जिसका अर्थ है अग्र प्रदेश के रहने वाले लोग। तो ये केस के बारे में था भाई, अगर गणराज्य के बारे में। ठीक है, इस गणराज्य का वर्णन अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने की थी, पाणिनि ऋषि ने भाई, महाभारत व बौद्धान सूत्र इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। अगरोहा एवं बरवाला से प्राप्त अगर गणराज्य के सिक्के मिले हैं। अगरोहा व बरवाला से मिले सिक्कों के आधार पर इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ अगर गणराज्य की कोई टकसाल प्राचीन समय में विद्यमान थी। अगरोहा से पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए हैं भाई। कालांतर में कुषाण युद्ध के बाद अगरों का विलय योद्धेय गणराज्य में हो गया। इससे पूर्व सिकंदर, ठीक है भाई, सिकंदर का डटकर मुकाबला किसने किया था भाई, ये भी आपसे पूछा जा सकता। तो अगर गणराज्य के लोगों ने क्या किया था, सिकंदर का डटकर मुकाबला किया था भाई। ठीक है, अगर गणराज्य मौर्य साम्राज्य के अधीन हो गए, फिर मौर्यों के पतन के बाद स्वतंत्र हो गए भाई। तो ये सारे फैक्ट किससे रिलेटेड थे भाई, अगरोहा यानी कि अगर गणराज्य से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्या है भाई, अर्जुनायन गणराज्य। ठीक है भाई, अगला गणराज्य कौन सा हो गया, अर्जुनायन। अर्जुनायन गणराज्य हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित था भाई। इसका कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी फैला हुआ था। इसमें देखो प्रमुख राजा क्या है, अर्जुन। ये वाला फैक्ट मैं करवा चुका हूं। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में इसका वर्णन मिलता है। डॉक्टर अल्तेकर के मतानुसार जिन मुद्राओं पर द्वि शब्द अंकित है, क्या शब्द अंकित है भाई, द्वि शब्द अंकित है, वह योद्धेयों और अर्जुनायन के विलय का घोतक है। यानी योद्धेय अर्जुनायन मिल गए थे भाई। ठीक है,
प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जायसवाल के अनुसार लगभग 200 ईसा पूर्व में अर्जुनायन गण का क्या हुआ था, उदय हुआ था। कुषाणों के विरुद्ध लड़ते हुए अर्जुनायन गण भी योद्धेयों और कुणिदों के साथ मिल गया था। डॉक्टर अल्तेर के मतानुसार योद्धेय सिक्कों पर जो त्रिशब्द अंकित है वो इसी बात के विलय का क्या है, घोतक है भाई। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, जितने प्रश्न बन रहे थे आज तक आए हुए परीक्षा में वो और आ सकते हैं वो सब कवर हो गए भाई। नेक्स्ट देखेंगे भाई कुणिद गणराज्य भाई। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कुणिद गणराज्य। तो कुणिद गणराज्य भाई देखो भारत के प्रमुख गणराज्यों में से एक था भाई। ठीक है, कुणिद राजवंश संभवतः उत्तराखंड का पहला राजनीतिक रूप से एकीकृत राजवंश था। कुणिद गणराज्य का क्षेत्र हरियाणा में अंबाला, यमुनानगर, करनाल जिलों में विद्यमान था भाई। खासकर आपको अंबाला ही ऑप्शन में मिलता भाई। क्या मिलेगा, खासकर आपको अंबाला ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा। कनिंगम को शुग जो यमुनानगर के अंदर है, इसको सुद भी कहते हैं, इसको सरुगन भी कहा जाता था, कि शासक कुणिद शासक अगर राज्य का पहला नाम लिखा सिक्का सुग गांव यमुनानगर से मिला, इसके साथ कनिंगम को भलभूति के सिक्के तथा अमोघ भूति के तम्र सिक्के सुद गांव से प्राप्त हुए। और सुद कहां है, ये यमुनानगर में भाई। ठीक है भाई, अमोघ भूति के शासनकाल को कुणिद वंश का यानी कि श्रवण काल कहा जाता है भाई। अमोघ भूति की ताम्र मुद्राएं नारायणगढ़, अंबाला से, पेहवा तथा करनाल से भी प्राप्त हुई है भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्ट क्या बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आसानी से पढ़ लेना भाई। ठीक है, लिख के देखना, पीडीएफ भी आपके पास होगी, सारी चीजें मैं अवेलेबल करवा दूंगा। कुषाणों के विरुद्ध कुणिदों तथा योद्धेयों ने एक साथ युद्ध लड़ा, इसकी पुष्टि प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर अल्तेकर ने युद्धेयगण के सिक्कों पर अंकित द्विशब्द के आधार पर की है। कुणिद गणराज्य के सिक्के करनाल तथा जगाधरी के बुढ़िया से भी मिले हैं भाई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि 500 ईसा पूर्व से ही हरियाणा में गणतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो गई थी। यद्यपि यह कुछ समय के लिए मौर्य व कुषाण साम्राज्य के अधीन हो गया था, परंतु इसने स्वतंत्रता प्राप्त होने पर पुनः गणराज्य व्यवस्था की स्थापना हो गई थी भाई। तो ये सारे के सारे क्या थे भाई, गणराज्य। अब हम पढ़ेंगे शुंग वंश के बारे में भाई। अब तो एक एक दो दो प्रश्न बनेगा यहां से भाई। अब देखते हैं इसके टाइम पीरियड ये रहा भाई, कब से कब तक, 185 से 73 ईसा पूर्व। संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग भाई। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक वृद्धर्थ को के सेनापति थे। इन्होंने अपने राजा वृद्धर्थ की हत्या करके शुंग वंश की क्या थी, स्थापना की थी। दिव्यादान नामक बौद्ध ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बताया गया। इंपोर्टेंट फैक्ट है, काफी बार इंडियन हिस्ट्री में पूछा जाता है। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्रम में पुष्यमित्र को अनार्य कहा है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास के जिसके लेखक थे के अनुसार पुष्यमित्र को बैम्बिक कुल का ब्राह्मण माना गया है। पुष्यमित्र के पुरोहित कौन थे, पतंजलि, जिन्होंने क्या लिखा था, महाभाष्य भाई। अष्टांग योग के जन्मदाता भी कौन थे, पतंजलि। पुष्यमित्र के शुंग के समकालीन कौन थे, पतंजलि और कालिदास भाई। ये सीधे प्रश्न आ जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर करवा दिए भाई। ठीक है, देखो हरियाणा का कोई प्रश्न ऐसा बना नहीं है अब तक, ये वाला बन सकता थोड़ा। ठीक है भाई, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे भाई। हरियाणा में शुंग कालीन मूर्तियां जगाधरी, यमुनानगर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ये वाला प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं भाई। पुष्यमित्र शुंग के समय में भारत पर यवन यानी कि इंडो ग्रीक और हिंदू यूनानी सबसे पहले आक्रमण हुआ। ठीक है भाई, उसके बाद इसकी राजधानी गार्गी संहिता महाभाष्य तथा इसकी जानकारी गार्गी संहिता महाभाष्य तथा ठीक है इन ग्रंथों में मिलती है। इंडो ग्रीक का पहला शासक किसको माना जाता है, डेमीट्रियस को भाई। सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए हैं। ठीक है भाई, बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था भाई। शुंग वंश के समय में भागवत धर्म की विशेष उन्नति हुई। अंतिम शुंग शासक देवभूति था भाई। ठीक है, देवभूति भी कई बार देखने को मिलता है। हरियाणा में इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के हमें खोखराकोट, रोहतक और नौरंगाबाद, भिवानी दोनों जगह से देखने को मिलते हैं इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के भाई। हो गया यहां तक, आगे चलें भाई। नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट यहां पर है कण्व वंश। ठीक है भाई,
यहाँ पर टाइम पीरियड है सारा का सारा, हरियाणा के कोई फैक्ट बनेगा एक दो वो करवा देते। इस वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी भाई। वासुदेव शुंग वंश के अंतिम शासक राजा देवभूति का ब्राह्मण अमात्य था। ठीक है भाई। वासुदेव और उसके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं की हैसियत रखते थे। उनका राज्य पाटलिपुत्र और उसके समीप के प्रदेशों तक सीमित था। कण्व वंश में कुल 4 ही राजा हुए, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा इस वंश का अंतिम राजा था भाई। तो ये इस वंश के बारे में था भाई। नेक्स्ट भाई कुषाण वंश के बारे में पढ़ेंगे भाई। भारत में इसका जो संस्थापक माना जाता है कुजुल यानी कडफिसेस भाई। ठीक है। प्रसिद्ध शासक कौन सा हो गया? कनिष्क, जिसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। कुषाण वंश के शासकों ने अपनी राजधानी पुरुषपुर पेशावर स्थापित की। दूसरी राजधानी मथुरा भाई। सर्वप्रथम विमाक दफीसस नामक कुषाण शासक ने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए भाई। इन्होंने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने शक संवत चलाया। इसको भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर भी जो बोलते हैं भाई। ठीक है। इसके दरबारी कौन थे? चरक भाई, जिसको आयुर्वेद का महान ज्ञाता बोलते हैं। इनकी पुस्तक थी चरक संहिता। अशोक घोष भाई बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक हो गए भाई। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, इन्होंने माध्यमिक सूत्र लिखा। वसुमित्र भाई महाविभाष सूत्र बौद्ध धर्म का विश्वकोश है भाई। हरियाणा में इसके साक्ष्य मिले। देखो कुषाण कालीन मूर्तियां तथा द्वार स्तंभ कहां से मिला है? रोहतक से भाई। कनिष्क और कुषाण के सिक्के कहां से मिले हैं? मीताथल से भाई। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे के सारे भाई। कुषाण कालीन मूर्तियां और द्वार स्तंभ रोहतक, कनिष्क और कुषाणों के सिक्के मीताथल भिवानी से भाई। अब हम गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे भाई। गुप्त वंश के बारे में कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। गुप्त वंश का जो संस्थापक माना जाता है श्री गुप्त को माना जाता है। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का श्रवण काल व हिंदुत्व का श्रवण युग कहा जाता है। गुप्त वंश के लोकप्रिय देवता विष्णु जी हो गए। मंदिर निर्माण कला का जन्म भी गुप्त काल में हुआ। दरबारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त शासकों ने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया, रूपक। ठीक है भाई। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और ये किसने कहा भाई? विसेंट सिम्थ ने कहा था भाई। समुद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना बिहार थी। गुप्त वंश के सबसे महान व प्रतापी राजा समुद्रगुप्त भाई। अग्रोहा से गुप्तकालीन सूर्यदेव की मूर्ति मिली है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। अग्रोहा से क्या मिली है? गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति। तो शाम में गुप्तकालीन विष्णु का मंदिर है, जिसे हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर बताया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। मोहनबाड़ी से गुप्तकालीन भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी भाई। गुज्जर खेड़ी सोनीपत से 5वीं सदी की गुप्तकालीन लाल बलुआ पत्थर की भगवान शिव के त्रिनेत्र रुद्र अवतार की एक मुखलिंगी मूर्ति प्राप्त हुई भाई। समुद्रगुप्त के सिक्के जगाधरी और मीताथल से मिले हैं। प्रयाग प्रस्ति पत्र के अनुसार युद्धेगण में समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और युद्धेगण का गुप्त साम्राज्य में विलय हो गया भाई। तो ये सारे के सारे फैक्ट थे भाई, जो मैंने आपको कब तक करवा दिए भाई? हर्षवर्धन काल से पहले तक के करवा दिए, यानी कि वर्धन काल से पहले तक के, या भी पुष्यभूति वंश से पहले तक के, कुछ ही मान लो आप। वो सारे फैक्ट हमारे कवर हो गए। अब हम पीवाईक्यू करेंगे भाई। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जितने प्रश्न यहां से आज तक पूछे गए हैं वो सारे कवर करेंगे। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक में अग्रोहा का उल्लेख मिलता है? अभिज्ञान शाकुंतलम, रजंत रंगिणी, मालती माधम और दिव्य वदान। तो दिव्य वदान में हमें क्या देखने को मिलता भाई? अग्रोहा का वर्णन देखने को मिलता है। ये एक बौद्ध ग्रंथ था भाई, जिसमें अग्रोहा का जिक्र हमें देखने को मिलता है। मौर्य काल के स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं भाई? देखो भाई, यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है, जिस भी एग्जामिनर ने ये प्रश्न बनाया था, उसको अग्रोहा नहीं डालना चाहिए था भाई, क्योंकि उसको शायद ये जानकारी नहीं थी कि यहां से भी क्या मिला है भाई? मौर्य काल का स्तूप प्राप्त हुआ है। इसका जो उत्तर माना गया वो फतेहाबाद माना गया। देखो फतेहाबाद और हिसार तो मैंने आपको बताया था कि यहां पर मौर्य साम्राज्य का ज्यादा प्रभाव था। इसके अतिरिक्त अग्रोहा, थानेसर, करनाल और सुग, यहां भी ये भी प्रमुख केंद्र थे। तो फतेहाबाद इसका एचएसएससी के अकॉर्डिंग ये पीवाईक्यू था। इसका उत्तर क्या था? यहां पर फतेहाबाद था, लेकिन अग्रोहा यहां नहीं डाला जाना चाहिए था। अगला प्रश्न भाई, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत सतलों के पुरातात्विक साक्ष्य पर प्रथम प्रकाश डालने वाले कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई,
बार बार आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर बताना भाई। मोस्टली स्टूडेंट इसका उत्तर रोमिला थापर करेंगे, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर क्या है? बीबी लाल। क्या है भाई इसका उत्तर? बीबी लाल। नेक्स्ट पर्सन भाई, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? बहुधान्यक, प्रजोपतीय, आदि रूपा, अंगिरस। 90% स्टूडेंट क्या कहेंगे? बहुधान्यक, लेकिन इसका उत्तर क्या है? आदि रूपा भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, ध्यान रख लेना। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? आदि रूपा कहलाती है। क्या कहलाती है? आदि रूपा। इसकी पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है भाई। विभिन्न मैंने जो क्लासेस ले रखी हैं सब जगह बता रखा है कि कैसी आदि रूपा कहलाती है भाई, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर मैंने कवर करवा रखी कि कितनी भूमि थी, क्या कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। कुरुक्षेत्र के दैतवन में हल चलाकर भाई यहाँ की भूमि को कृषि योग्य किया गया था, ठीक है। वो सारी बातें मैंने करवा रखी। खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। मैंने पहली स्लाइड में भी आपको बताया था कि ऐसा एक प्रश्न आएगा और उसका उत्तर क्या होगा? सुग भाई। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में आता भाई। और लगभग स्टूडेंट कुरुक्षेत्र करके आते हैं और उत्तर इसका सुग माना जाता है भाई, ठीक है। ये प्रश्न रिपीट होता है, बार बार आता है, ठीक है भाई, बार बार रिपीट होता है। पूर्व एशियाई युग के योद्धेय जनजातीय गणराज्य से जुड़ा और 1938 में बीरबल सहानी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक शासकों सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। तो कौन रखता है भाई? खोखरा कोट। ये वही सेम टू सेम स्लाइड है भाई, ठीक है, जो मैंने बताया था कि जिस पुस्तक में इस टकसाल का जिक्र मिलता है, सांचे का जिक्र मिलता है। मानव जाति के जनक माने जाने वाले वैवस्वतु मनु को अवंती सुंदरी कथा नामक ग्रंथ में किस स्थान का निवासी बताया गया है? तो स्थानेश्वर यानी कि थानेश्वर का निवासी बताया गया है। हरियाणा में राजा जन्मजय का संबंध किस नगर से है? भाई बता तो दिया था, सफिद्दो से। सोचने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो पहली स्लाइड पे करवा दिया था। महाभारत के साथ हरियाणा का ऐतिहासिक संबंध है। इस महाकाव्य के अनुसार पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। इन 5 गांवों का नाम अब सोनीपत यानी सोनप्रस्थ, दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ, बागपत, ठीक है भाई, तिलपत यानी तिलप्रस्थ हो गया, और एक क्या था? पनप्रस्थ यानी कि पानीपत। ये 5 गांव मांगे गए थे भाई। हुआ क्या था भाई? श्री कृष्ण भगवान भी चाहते थे कि युद्ध टल जाए, और वो युद्ध टालने के लिए क्या करते हैं भाई? यानी बिचौलिया नहीं कहा कर आप है कि बीच वाला जो सुलझाने का काम करता है, तो वो एक प्रस्ताव लेकर गए थे दुर्योधन के पास कि ये 5 गांव दे दीजिए, पांडव इन 5 गांव आपसे मांग रहे हैं, और बाकी चीजें नहीं चाहिए कोई भी। तो ये गांव भी देने से मना कर दिए थे। और वो 5 गांव कौन कौन से मांगे गए थे? सोनीपत, दिल्ली, बागपत, तिलपत और पानीपत। हरियाणा का 21वां जिला, इसका नाम पलवासुर नामक राक्षस के नाम से मिला है। पांडवों के शासनकाल में स्थान पर राज करता था। तो 21वां जिला पलवल था भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं, हिंट ही दे दिया। तो राइट आंसर पलवल। युद्धेय वंश की स्थापना युद्धेय ने की थी, जिसका उल्लेख द्रोण पर्व में मिलता है। तो द्रोण पर्व किसका भाग है? महाभारत का भाई, ठीक है भाई, किसका भाग हो गया? महाभारत का। निम्न में से कौन सी लिपि में करनाल इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख, लिखे हैं? तो ये खरोष्टी लिपि में है भाई। किस लिपि में है भाई? खरोष्टी लिपि में भाई। अशोक का टोपरा स्तंभ कहां पाया गया? तो ये देखो, ये PYQ है, तो यहां पर यमुनानगर ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा? अंबाला, ठीक है भाई, अंबाला। अब अगर पूछ ले तो अब कहां है? यमुनानगर। भारत में वैश्य समुदाय के उद्गम के रूप में बड़ा महत्व किसका महत्व है भाई? अग्रोहा का, क्योंकि वैश्य समुदाय का उद्गम स्थल माना जाता है अग्रोहा हिसार में। योद्धेय कौन थे? मैंने आपको बताया था पहली स्लाइड में, योद्धेय इंडो ईरानियन कबीले थे। तो ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा भाई। कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप के भग्नावशेष करनाल के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहां से प्राप्त हुए? असंध से प्राप्त हुए भाई। कहां से प्राप्त हुए? असंध यानी कि असंधिवत से। कहा जाता कि महाभारत काल के दौरान पिंजौर का एक शहर था। तो पिंजौर पांडवों का एक शहर माना जाता भाई। किसका शहर माना जाता है?
पांडवों का एक शहर माना जाता है। असंध ग्राम, जिसे जरासंध के राज्य की राजधानी माना जाता है, हरियाणा के किस जिले में है? तो जरासंध की राजधानी पूछ ले, या फिर परीक्षित की राजधानी पूछ ले। तो दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? असंध। और असंध कहाँ है? करनाल में। असंध कहाँ है भाई? करनाल में। ठीक है। कुरु वर्ग किसका मतलब एक समावेश था भाई? भरतों का और पुरुओं का। ठीक है। और भरतों का और यदुओं का, पुरुओं का और परवर्तों का, पुरवरों का और पणियों का। तो महाभारत काल की मेरी आप वैदिक काल की पहली क्लास देख लेना भाई, जिसमें मैं आपको किसके बारे में बताता हूँ? आर्यों के 5 कबीलों के बारे में बताता हूँ। और उसमें से अगर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भरतों का और पुरुओं का। सुदास और 10 राजाओं के संघ के बीच युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? तो ये पारूषणी नदी के तट पर हुआ था भाई। किसके हुआ था? पारूषणी। भगवत गीता के पहले श्लोक में किस स्थान को धर्म क्षेत्र यानी नीति परायणता क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया? तो किसको किया गया भाई? कुरुक्षेत्र को किया गया भाई। कुछ जनपदों का संयोजन क्या कहलाता था? मंडल, जिला, गण, होबली। तो क्या कहलाता था भाई? कुछ जनपदों का संयोजन गण कहलाता था। भगवत गीता का संकलन किया गया, किसके द्वारा किया गया था? वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था भाई भगवत गीता का संकलन। और भगवत गीता क्या माना जाता है? प्राचीन महाकाव्य माना जाता भाई। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य क्या है? तो भगवत गीता क्या हो गया हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य। मंजी निकाय और दिव्य वेदांत साहित्य में हरियाणा से संबंधित जानकारी कहाँ किससे मिलती है भाई? यानी कि बौद्ध की जानकारी मिलती। मंजी में निकाय और दिव्य वेदांत ये बौद्ध ग्रंथ है। महाराजा अग्रसेन ने किस गणराज्य पर शासन किया? तो अग्रोहा हो गया भाई। अग्रोहा की स्थापना की थी। सूर्य देवता की प्रतिमाएं हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन से स्थल से खोजी गई? वैसे तो कहां से मिली है भाई? गुप्तकालीन सूर्य देवता की मूर्ति अग्रोहा से मिली है, लेकिन यहां पर ये अलग दिया गया, तो यहां पर इसका उत्तर क्या माना गया था? ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन जगह से मिली। शेषैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहां से प्राप्त हुई है? फाजिलपुर से भाई। कहां से प्राप्त हुई है? फाजिलपुर से। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? बिड़ला मंदिर पर भाई। कहां पर लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर पर। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर मौर्य काल के अस्तित्व का प्रमाण मिला है? तो कहां पर मिला है भाई? मैंने आपको बताया था सुग। समुद्रगुप्त काल के सिक्के हरियाणा के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कहां से प्राप्त हुए हैं? मीताथल और जगाधरी से, मैंने आपको बताया था। तो मीताथल ऑप्शन में है, तो राइट आंसर है मीताथल। किस स्थान से समुद्रगुप्त काल के श्रवण सिक्के मिले थे भाई? तो देख लो, ये आ गया भाई जगाधरी। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई थी? तो ये सोनीपत से। हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं या फिर आधे दिरहम बैक्टीरियम, दोनों कहां से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से। हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं या फिर आधे दिरहम बैक्टीरियम कहां से प्राप्त हुए हैं? सोनीपत से। समुद्रगुप्त का परशु प्रकार के सोने का सिक्का किस स्थान से मिला है? तो ये मीताथल से मिला भाई। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हरियाणा किस वंश में चला गया, यानी किस हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया? गुज्जर प्रतिहार वंश का भाई। तो ये थी भाई हमारी कहां तक की कक्षाएं। मैंने आपको करवा दिया महाभारत काल से लेकर हर्षवर्धन काल से पहले तक का। अब अगली जो कक्षा होगी हर्षवर्धन काल की, यानी कि सॉरी वर्धन काल की, या फिर पुष्यभूति वंश उसी को बोलते थे, उसकी होगी। उसके बाद क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार वंश होगा, फिर तोमर भाई, उसके बाद गजनी वंश, बहुत सारे वंश पढ़ेंगे भाई धीरे धीरे। और हमारी लगभग हिस्ट्री इस माह में, हम इस महीने में कंप्लीट कर देंगे। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमी होगी, और फिर पॉलिटी का सेक्शन होगा। 22 जिलों की मैं पीडीएफ दूंगा, क्योंकि मैं एक जिला करवाऊंगा वो कम से कम 4 से 5 दिन में खत्म होगा। तो इससे बेटर मैं 22 के 22 जिलों की एक ऐसी पीडीएफ आपको दूंगा जो रामबाण होगी आपके लिए भाई।
ठीक है, PYQ मैं साथ के साथ करवा रहा हूँ। लगभग 100 क्लासेज में आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा भाई। ठीक है, तो फिर हमारा हरियाणा जीके का सिस्टम सारा कवर, फिर अगले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिएगा हमारे साथ। जिस भी साथी को अच्छे से तैयारी करनी है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर रहेगा 95 181 98 050। आप इस पे व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हैं भाई। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली कक्षा में।